नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं पंडरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में शामिल की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लाभ उठाने से कोई वंचित न हो। मुख्यमंत्री भूपेश ने अधिकारियों से कहा कि समय पर कार्यालय पहुंचे। बरसात समाप्त होने वाली है। खराब सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करें। अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। साथ ही उन्होंने अवैध शराब की शिकायतों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिला नोडल अधिकारी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय कवर्धा के पंडरिया दौरे पर थे, जहां से वे लौट आए हैं। सीएम बघेल ने रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने और भेंट मुलाकात समेत कई मामलों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि पंडरिया विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंडरिया का दौरा अच्छा रहा। योजनाओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा पर कहा कि कांग्रेस के लिए तो रमन सिंह छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं, इसी से फायदा है, लेकिन रमन सिंह के लिए राज्यपाल बन जाना उनके व्यक्तित्व जीवन के लिए अच्छा रहेगा। दो जगह कार्यक्रम पंडरिया में रात्रि शाम विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारे योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों में राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के यही जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से भी उनको बाहर होना चाहिए, जाना चाहिए बाहर। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कांग्रेस के लिए तो लाभ इसी में है कि रमन सिंह यहाँ रहे, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से पूछें उनके राजनीतिक जीवन के साथ है तो उनको भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं कल भी बोला था जाते जाते और आज भी बोल रहा हूँ, वो आरक्षण के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। मैं पूछना चाहता हूँ वो आरक्षण के बारे में क्या कहते हैं। सर, आरक्षण से एक और है कि हाईकोर्ट ने बस्तर सरगुजा संभाग के अलावा सर भारत जोड़ो यात्रा हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। 2011 में जब आंदोलन हुआ तो 2012 में उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन लिया और उसके बाद लोग कोर्ट गए और कोर्ट में स्टे लिया राज्य सरकार ने। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के, लेकिन जो सीएस की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना
यही बात है कि मन की बात कितना सुनेंगे, जन की बात सुनना चाहिए। और जन की बात सुनने के लिए राहुल गांधी जी पहले तमिलनाडु से शुरुआत किए, पूरा केरल प्रदेश उन्होंने पद यात्रा की। अब कर्नाटक तीसरा प्रदेश है जहां वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और लाखों लोग इस पद यात्रा से जुड़ रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 3 बार जाने का अवसर मिला और मैं अभी कर्नाटक भी निकट भविष्य में कार्यक्रम बनाऊंगा ताकि कर्नाटक प्रदेश में भी एक दिन वहाँ राहुल गांधी के साथ मैं पद। दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यहीं रहते हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए वृद्धजन हेल्पलाइन। वहीं दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह परिहार एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते चर्चा में हैं। उन्होंने दमोह कलेक्टर को सबके सामने कहा, आंखें फूट गई क्या, कलेक्टर हो कि ढेर। उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ़ और बदतमीज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया। कलेक्टर ने कहा कि विधायक ने ये सब प्लानिंग के तहत किया है, उनके खिलाफ मैं FIR करवाऊंगा। विधायक रामबाई महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची थी। आप कलेक्टर है ना, कलेक्टर का मतलब बताइए, कलेक्टर का मतलब बताइए। जिसकी पात्रता है, जे पात्रता नहीं है, जे पात्रता नहीं है, मैं चेक करूं। तो क्या चेक कराओ? 15 साल में चेक नहीं करा पाते हो क्या? मैं चेक आपका कर्तव्य क्या है, आप ये बताइए पहले। नहीं कैसे निर्देश की बात करते हो? ठीक है, बस कर्तव्य क्या है तुम्हारा? आगे निर्देश होने का छोड़िए और आप नियम की। आज हम देख रहे कि इधर के सारी योजना फेल है, कोई भी मतलब शिविर संपूर्ण तरीके से लगी नहीं रहा। मैंने देखा नरसिंहगढ़ इतनी 5-7 हजार की जनसंख्या है उधर, तो मैं आज शिविर में गई हूँ तो ना उधर RI हैं, न तहसीलदार हैं, न फुटाधिकारी हैं, ना उधर मतलब बिजली विभाग के अधिकारी हैं, ना उधर उसके समिति के जो सचिव है ना वो भी नहीं है, जो सचिव रोजगार सचिव है। अब जे उधर की समस्या है, जे माताराम है, अभी आपने देखा कलेक्टर साहब के सामने मैंने खुद बोला है 15 साल माताराम को उनके पति खत्म हो गए। इसके पहले कोई वो पंडित थी, एक लड़किया सहायक सचिव क्रांति दुबे, कोई काम नहीं किया। इन गरीबों से कई बार 200-300 रुपए भी ले गई। क्या करते हैं चैम्बर में बैठ के? इस टाइप के शिविर लगने चाहिए। जब मैंने उधर से बात की तो बोल रहा मैं मैडम दिखवा लूंगा नियम के तहत। ये नियम है, ये सब लेडीज हैं जो। देखिए आज दोपहर के बाद जो है एक आप लोगों की VC यहाँ पे थी अपना नौरादेही अभयारण्य को लेकर, तो उसके बाद मैं बाहर आया था तो आई थिंक वो कोई नरसिंहगढ़ की शिविर को लेके वहाँ पे आई थी, तो जिसमें 4-5 जो अपने हितग्राही को पात्रता नहीं मिलने के बारे में कही गई है। अभी जो अपना मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का उद्देश्य भी वही है कि अगर कोई पात्र है आज के डेट में उनको पात्रता अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हो रही है, उनको जो है हम लोग जो है पूरी तरह पात्रता के अनुसार जो है लाभ दिलाने के लिए, यही बात जो है मैंने विधायिका जी से भी कही गई है। लेकिन उनके द्वारा कुछ अपशब्द कहने की ये सब भी बात आई है, तो हम लोग जो है जो भी शासकीय प्रावधान है, जितने भी अपने नियमानुसार कार्रवाई होगी सभी कार्रवाई करेंगे। सर आपके द्वारा FIR की जा रही है इस मामले में? हम लोग जो है चेक कर रहे हैं, प्रावधान जो है जिसमें भी हो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर वरिष्ठ अधिकारियों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? देखिएगा ये घटना अगर कोई है जो भी है अपना हम लोगों को डेकोरम जो। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा पंडालों में घुसकर हिंदू पंडाल में आने वाले के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी गरबा आयोजकों द्वारा बैनर लगाकर और गरबा के गेट पर तिलक लगाकर प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के गरबा आयोजकों द्वारा गरबा स्थल पर देखने को मिला है। गरबा आयोजकों के द्वारा गरबा करने आने वाले के लिए बैनर और अन्य माध्यमों से सूचना दी जा रही है कि गरबा पंडाल में केवल हिंदू ही प्रवेश करें, अन्य किसी धर्म के लोग अगर प्रवेश करते पकड़े जाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के बैनर और पोस्टर सोशल मीडिया में भी डाले गए हैं। सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति जो है
वो नानाखेड़ा स्टेडियम पर गरबे करा रही है। वहाँ पर हम लोगों ने गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित किया हुआ है। हम तिलक लगाकर उनका आईडी प्रूफ जांच कर हम उनको प्रवेश दे रहे हैं, और जिन लोगों के पास आईडी प्रूफ नहीं है उनको हम प्रवेश नहीं दे रहे हैं। ये हमने हमारी जो मध्य प्रदेश संस्कृति मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, उन्होंने के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। यह गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मैं बहादुर सिंह राठौर, संस्था का अध्यक्ष। वो जो दिन है वो माता के आराध्य के दिन है। माताएं बहनें गरबे करके माता का आराध्य करती है, माता की पूजन करती है, और गैर हिंदुओं का इसमें बिल्कुल वर्जित है। मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी यह अपना संदेश दिया है कि गैर हिंदू कोई भी गरबे में ना जाएं, और उनको आईडी देख के ही गरबे में अन्य व्यक्ति को गरबे में प्रवेश दिया जाए। इसी तारतम्य में हमारे यहाँ भी गरबे हो रहे हैं उज्जैन में, और उज्जैन में गरबे हो रहे हैं, और हम आईडी देख के ही उनको प्रवेश दे रहे हैं। माता का 9 दिन का एक पर्व है। माता के 9 दिन के पर्व में गैर हिंदू का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। गैर हिंदू कोई भी इसमें नहीं आ रहा है और नहीं आने दिया जाएगा हमने। और माताएं बहनें इसमें उत्साह से गरबे कर रही है, और सब हिंदू आ रहे हैं और गरबे के आनंद ले रहे हैं, और सबकी आईडी देखी जा रही है। जो हिंदू समाज का व्यक्ति है उसको वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विजेंद्र यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विजेंद्र, गरबा पंडालों में गैर हिंदू को जाना मना है, ये कौन सा नियम और कौन से संविधान में लिखा हुआ है जो ये नियम ये जितने भी हिंदू धर्म के नुमाइंदे हैं लगा रहे हैं? ऐसा तो किसी धर्म या संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले जो सांसद सत्या सिंह है और जो संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया था कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो गरबा पंडाल लगते हैं यहाँ पर गैर हिंदुओं का आना प्रतिबंध किया जाना चाहिए, कि ये लोग गरबा स्थलों में जाते हैं, वहाँ पे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनका शोषण करते हैं। इस कारण से ये बयान कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश की एक संस्कृति मंत्री हैं उनके द्वारा ये बयान आया था। इसके बाद विजेंद्र सवाल ये बनता है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है कि कोई दूसरे धर्म के लोग किसी पंडाल में घुसकर कोई आतंक मचाते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, तो शासन और प्रशासन इस पर एक्शन लेने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हिंदू धर्म का पंडाल है, नवरात्रि चल रहा है, इसमें हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि सारे धर्म हमारे लिए एक हैं और माता रानी का दिन है। ऐसे में अगर इस चीज को प्रचार प्रसार करना तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहाँ है, आप समझो विजेंद्र जी। तो इस पूरे मामले में हम बता दें देखिए कि ऐसे प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई ऐसा लागू नहीं किया गया है और ना ही प्रशासन की ओर से इस प्रकार इन चीजों को मना किया गया है। लेकिन ये जो गरबा आयोजक है ये इन्होंने अपनी खुद की अपना खुद का जो पंडाल लगाते हैं जहाँ पे नवरात्रि में गरबा किया जाता है, माता की आराधना की जाती है, इनके खुद के द्वारा ही इस प्रकार की चीजों को प्रसारित किया जा रहा है कि हमारे गरबा पंडालों के अंदर गैर धर्म के लोग ना आए। इस प्रकार का होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को तिलक लगाया जा रहा है, उनकी आइडिया चेक की जा रही है, उसके बाद ही पूरा प्रवेश दिया जा रहा है। और आयोजकों का कहना ऐसा है कि अभी पिछले काफी समय से जो लोग जिहाद के मामले हो रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इस कारण से हम ऐसा कर रहे हैं। विजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बालोद में अजीब सी वाकया सामने आया, जहां एक ओर संत रामपाल महाराज के अनुयायी अपने को दुनिया का सबसे पाक साफ बताते हैं, तो वहीं नामदान केंद्र आमापारा बालोद में शर्मसार करने वाले कुकृत्य का खुलासा हुआ है। आश्रम के संचालक दुष्यंत साहू, प्रमोद साहू और मनीष साहू, जिनकी गुंडागर्दी का शिकार भंगारी के थान सिंह उनके छोटे भाई का परिवार हुआ है। उसके घर ग्राम कसही कला के 2 भाई बहन रात में आकर रुके हुए थे, सुबह भोजन आदि की तैयारी कर रहे थे। इतने में 2 पुलिस वालों के आश्रम आमापारा बालोद के संचालक करीब 20 से ज़्यादा लोग के साथ घर में घुस गए। बाहर 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर घर वालों को मारपीट कर धमकी देते हुए घर की महिलाएं और बेटियों के साथ छेड़छाड़ी की और मोबाइल आदि
को छीनकर ले गए। घर में आए 3 मेहमानों को मारते पीटते घसीटते हुए पुलिस गाड़ी में बैठाकर थाना ले आए। पीड़ित परिवार गरीब है, फिर भी बालोद आश्रम के लोग आस्था के नाम पर इन लोगों से 40 से 50 हजार रुपए की मांग करते हैं। जब मुंह खोला तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया। रोड में ही खड़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पुलिस वाले लोग 2 भाई को धक्का देते देते ला रहे थे। तो मैं उन लोग का एड्रेस बस पूछा तो वहाँ एक भाई साहब आए। उसके बाद फिर उसमें पुलिस वाले को बोला कि ये भी है, ये भी, ऐसे करके मेरे को गाड़ी में बिठा दिया। उसके बाद फिर यहाँ बालोद थाना लेके आए, वहाँ फिर हम लोग को बैठाए। पूरा आज शाम हो गए, यहाँ न्यायालय में ला के फिर हम लोग को आज मतलब जमानत से हम लोग छूटे हैं। मतलब जबरदस्ती का मतलब मेरे को ऊपर केस लगा दिया। तो भाई लोग हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो पूरा उनके लिए खाना वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन 20-15 लोग पुलिस वाले के साथ आए हमारे घर, और पुलिस वाले लोग आए और हमारे संदूरवार के मतलब मोबाइल वगैरह छीन लिए, कुछ पूछताछ नहीं की। और वैसा क्यों कर रहे थे हम लोग को समझ नहीं। मेहमान लोग आए थे, उसको मारते घसीटते ले गए, हम लोग देखते रह गए, अचंभा में पड़ गए कैसा हो रहा है करके। सतलोक आश्रम मामा पारस से आए थे। वहीं स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत बनाए गए शौचालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों में घर घर शौचालय का निर्माण कराया गया था। पर आज भी स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत बस्तर में आने वाले ग्राम पंचायत बाकेल में शौचालय बनाकर गांव वालों को शौच के लिए बाहर जाने से मुक्ति देते हुए बाहरी शौच मुक्त गांव कराने का संकल्प लिया गया था। लेकिन लाखों रुपए की लागत से घर घर बनाए जाने वाले शौचालय आज भी आधे अधूरे होने के कारण आज भी गांव के लोगों को शौच के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये भारत सरकार की वो था स्वच्छ अभियान, जिसमें हर घर में 14,000 या 10,000 के द्वारा शौचालय बनाने का था, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत बाकेल में लगभग 400-450 मकान है। उस मकान में लगभग बना हुआ है तो लगभग मान के चलिए 150-200 मकान बन चुका है, परंतु उसमें भी उस लायक का नहीं है जिसमें स्वच्छ कर सकें। सबसे ज़्यादा परेशानी तो ये है कि हमारे बच्चे लोगों का, महिलाओं का आज गर्मी के सीजन में होने से इधर उधर जा सकते हैं बाहर, लेकिन आज बरसात के सीजन में कोई जा नहीं। इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बनेगा या नहीं बनेगा, ये शासन की उनका ऊपर है, उन्होंने बनाना चाहता है नहीं चाहते हैं। लेकिन उनका यही है कि हमारे ग्राम पंचायत में शौचालय बने ताकि घर से स्वच्छ हो, ताकि ऐसा। ये शौचालय तो अभी जो लोग परिवार छूटे हुए हैं उनके लिए अभी हम लोग सर्वे करा रहे हैं, और अभी भी क्योंकि हर साल 2% परिवार बढ़ जाते हैं, उसी तरह से हर पंचायत में भी 2% परिवार नए हो जाते हैं। तो इनके लिए अभी हमारा जो कार्य SPM जो प्लस चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन प्लस, उसमें हम लोगों ने उनको बढ़िया प्लस में हम उनको कवर करते हैं। तो हमारे यहाँ फिर विकासखंड का लक्ष्य लगभग 900 शौचालय। वह नवरात्रि के पावन महीने में मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर परिसर में कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा करने, गंदगी फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मामला रीवा जिले के हनुमना तहसील के अंतर्गत खटखरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 का है, जहां नेशनल हाईवे के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है और मंदिर परिसर में गंदगी फैलाई जा रही है, जिस पर शिकायतकर्ता के द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कि हम गांव खटखरी में वार्ड नंबर 11 में पुश्तैनी निवासी हैं, और सड़क से लगा हुआ एक मंदिर बना है जिसका रकबा 11 डिसमिल है, किंतु अगल बगल के लोग उसमें इतना गंदगी और कचरा फैला करके उस ज़मीन को इतना गैर कानूनी रूप से कब्जा करके रखे हैं कि वहाँ पर मंदिर में स्नान कराने भी जाना है तो समस्या बन गई है। और उस समस्या का निदान करने के लिए मैं
तहसीलदार, नायब तहसीलदार हनुमाना से लेकर के माननीय जिलाधीश महोदय तक मैंने अपनी सूचना, खबर, जानकारी और निवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उस धर्म स्थल को सुरक्षित बना करके और सामान्य कार्यक्रम में बाधा न हो, उसकी सर सफाई और रहना सहन का व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाए। यह है कि वहाँ मंदिर परिसर में जो है तो 2 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लगभग 11 डिसमिल ज़मीन है और उसमें माननीय विधायक जी भी उसमें मतलब आए थे और वो। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।